हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बीगेम मेथड है, राइट। उसके अंदर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आते हैं, सरप्लस वेरिएबल आते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको क्यों हम ऐड करते हैं, किस तरह से ऐड करते हैं, और जितना भी कॉन्सेप्ट था वो बीगेम मेथड का, वो सारा हमने वहां पे निचोड़ के समझ लिया है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बीगेम मेथड से किस तरह से एलपीपी मैथमेटिकल मॉडल का सॉल्यूशन निकालते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सबसे पहले चलते हैं एग्जांपल की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जांपल मैंने लिख के रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय बीगेम मेथड। नीचे मैंने छोटे अक्षर से लिखा है सिंपलेक्स मेथड। कई टेक्स्ट बुक्स में बीगेम मेथड को भी सिंपलेक्स मेथड के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको कोई एग्जांपल ऐसे पूछ लिया जाए जिसके अंदर की कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू हो या फिर इक्वल टू हो, राइट, तो वैसे प्रॉब्लम को आपको बीगेम मेथड से ही सॉल्व करना है, फिर चाहे वहां पे क्यों ना लिखा हो सिंपलेक्स मेथड, ठीक है। ये बात एक समझ लो, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल है, उस एग्जांपल को बीगेम मेथड से सॉल्व करने को कहा गया है। क्यों? क्योंकि देख सकते हो कंस्ट्रेंट नंबर जो 3 है उसकी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है। सो दिस इज नॉट सॉल्व बाय दी हमने जो पहले सिंपलेक्स मेथड देखी जहां पे हमने सिलेक्ट वेरिएबल यूज किया था उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि प्रोसीजर क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इनइक्वालिटीज होती है कंस्ट्रेंट की, उसको हम सबसे पहले इक्वल टू कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये दो इनइक्वालिटी है, पहले और सेकंड कंस्ट्रेंट की, वो आप देख सकते हो दोनों क्या है, लेस देन इक्वल टू। दैट मींस जहां पे भी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू अगर इनइक्वालिटी है, आप ये आपकी नोटबुक में लिख सकते हो, राइट। अगर इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू है तो कौन सा वेरिएबल आएगा, कौन सा वेरिएबल आएगा, तो आएगा स्लैक वेरिएबल, दैट इज प्लस एस, राइट। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आएगा सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्या आएगा, सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल मतलब माइनस एस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल मतलब प्लस ए, राइट। और अगर सिर्फ इक्वल टू है तो फ्रेंड्स क्या आएगा, अगर सिर्फ इक्वल टू है तो वहां पे आएगा सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल, दैट इज प्लस ए, राइट। तो ये आप आपकी नोटबुक में कहीं पे भी लिख सकते हो। ये बात है कंस्ट्रेंट की, कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी को इक्वालिटी जब चेंज करनी होती है, राइट, तब क्या करना होगा कि अगर लेस देन इक्वल टू है तो उसको इक्वल टू करेंगे तो वहां पे स्लैक वेरिएबल ऐड होगा राइट हैंड साइड पे प्लस एस के साथ। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कंस्ट्रेंट की इनइक्वालिटी है तो उसको प्लस करना है तो सरप्लस वेरिएबल दैट इज माइनस एस ऐड होगा एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल दैट इज प्लस ए ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट। एंड अगर सिर्फ इक्वल टू है तो आप सोचोगे सर सिर्फ इक्वल टू है तो उसको कैसे इक्वालिटी में कंसीडर करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट करना ही पड़ेगा, दैट इज द रूल, वो प्रिंसिपल है, राइट। तो यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए अगर इक्वालिटी साइन है कंस्ट्रेंट की तो वहां पे हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को सिर्फ ऐड करना है, वहां पे सरप्लस वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज द इनइक्वालिटी के हिसाब से कौन से वेरिएबल आएंगे वो हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेस देन इक्वल टू है, तो जब लेस देन इक्वल टू होगी तो सिर्फ स्लैक वेरिएबल ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहला ये है, तो वो मैं लिख रहा हूं 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1, राइट, इक्वल्स टू 30। देन 3x1 आपको पता चल गया होगा अब तो, 2x2 s1 आ गया तो यहां पे आएगा s2, वो भी प्लस, क्योंकि स्लैक वेरिएबल लेस देन इक्वल टू है तो प्लस साइन के साथ ऐड होगा, प्लस s2 इक्वल्स टू 24। अब ये तीसरा कंस्ट्रेंट है, उसकी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है फ्रेंड्स। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आपको यहाँ पे देख सकते हो सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल दोनों ऐड हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे होगा x1 प्लस x2, अब मैं ऐड करूंगा सरप्लस वेरिएबल विथ माइनस साइन, s1 आ गया, s2 आ गया, तो यहाँ पे तीसरा कंस्ट्रेंट है, दिस इज थर्ड कंस्ट्रेंट, तो मैं 3 यूज कर रहा हूं, माइनस s3, और ये माइनस साइन है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं क्रिएट करेगी, तो मैं एक और वेरिएबल ऐड करूंगा जो खुद से ऐड होगा, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल वेरिएबल, दैट इज विथ प्लस a3। 3 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये तीसरा कंस्ट्रेंट था। यू कैन यूज a1 ऑल्सो, नंबरिंग इज नॉट एट ऑल, ठीक है, इतना वो मतलब मायने नहीं रखती, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है।
1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कोई भी चलेगा, लेकिन वो आपको ऐड करने हैं। तीसरा कंस्ट्रेंट था तो मैंने 3 ले लिया, एंड देन इक्वल्स टू 3, राइट। नाउ आपके पास जितने भी वेरिएबल है सभी वेरिएबल को आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिखाना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा मैक्सिमाइज z, सो मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, देखो 6x1 प्लस 4x2 तो है ही, 6x1 प्लस 4x2, राइट। अब बाकी कौन कौन से रहे, बाकी बचा S1, S2 और S3, A3। तो आपको जैसे पता है S1, S2 तो हम क्या करते हैं, 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड करते हैं, 0s1 प्लस 0s2, ये तो आपको पता है, सिंपलेक्स मेथड में हम पढ़ चुके हैं। अब बाकी ये जो बचे इनमें से हम कौन सा यूज करने वाले हैं, A3 यूज करने वाले हैं, राइट। और S3 है, S3 को आप ऐड कर सकते हो प्लस 0s3 करके, राइट। लेकिन ये जो A3 है, राइट, दिस A3 वी कैन नॉट ऐड विथ प्लस 0 करके ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये A3 है वो क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। और फ्रेंड्स आर्टिफिशियल वेरिएबल मतलब देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल, इस वेरिएबल का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि स्लैक वेरिएबल का मीनिंग होता है अनयूज रिसोर्सेज, सरप्लस वेरिएबल का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा यूज रिसोर्सेज, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसका कोई मीनिंग नहीं है। इट इज फिक्टिशियस वेरिएबल, इट इज टोटली इमेजिनरी वेरिएबल, देयर इज नो मीनिंग, काल्पनिक वेरिएबल छे, राइट। सो ये इसका मीनिंग नहीं है, तो उसको हम हमारे टेबल में एज अ बेसिक कभी भी रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, तो जो बेसिक वेरिएबल में हमारे वेरिएबल प्रेजेंट हो गए दैट इज अवर आंसर, राइट। तो देखो फ्रेंड्स अगर गलती से ये A3 आपके बेसिक वेरिएबल में एट द एंड ऑफ प्रोसेस रह गया, दैट मीन्स, राइट, कि एक ऐसा वेरिएबल जिसका कोई मीनिंग नहीं है उसका आपको आंसर मिल रहा है, और ऐसा हम नहीं चाहते। सो जिसने भी ये मेथड बनाई है, राइट, जॉर्ज बी डेंजिंग, इट इज द फाउंडर ऑफ दिस मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, उसने फाइंड आउट की थी। तो उसने क्या किया, ये A3 को जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो काल्पनिक वेरिएबल है, उसको सबसे पहले टेबल में से निकालने के लिए एज अ लिविंग वेरिएबल, आपको पता है एक लिविंग वेरिएबल होता है, तो सबसे पहले लीव करने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में m के साथ, m कोफिशिएंट के साथ क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब देखो ये m कोफिशिएंट के साथ हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए दो केसेस है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो आपको ये जो m है, ठीक है, जो कोफिशिएंट है आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल का, उसको मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -m करके लेना है, मतलब मैक्सिमाइजेशन है तो -m लेना है। और अगर मिनिमाइजेशन का केस है, तो आपको +m करके कोफिशिएंट है उसको लेना है। अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो +m करके यहां पे लिखना है, और अगर मैक्सिमाइजेशन का होगा तो -m करके यहां पे लिखना है, किसको, आर्टिफिशियल वेरिएबल को। तो फ्रेंड्स ये वाला प्रॉब्लम हमारा मैक्सिमाइजेशन का है, तो यहां पे आप देख सकते हो मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हम कौन सा लेंगे, माइनस, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं -m(a)(3), राइट। सो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट, ये पूरा मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, एंड दिस इज टोटली माय स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस एग्जांपल। नाउ यहां से हम क्या करेंगे, टेबल 1 बनाएंगे। नीचे आपको पता है नॉन नेगेटिव कंडीशन लिखनी है, x1, x2, s1, s2, s3, a3 ऑल वेरिएबल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब हम स्टेप नंबर 2 टेबल नंबर 1 पे जाएंगे। आपको फ्रेंड्स पता है, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर जो सिंप्लेक्स मेथड वाला मैंने आपको समझाया था, इन डेप्थ फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया था कि टेबल नंबर 1 में कैसी किस चीज की किस तरह से वैल्यूज रखते हैं, राइट, वो सारी। तो यहां पे भी वही करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास पड़ा है, ये फॉर्म में से सीधा इसको यहां पे रख दो, ठीक है। सबसे पहले बेसिक वेरिएबल आपको पता है, कंस्ट्रेंट नंबर 1 में से बेसिक वेरिएबल कौन सा उठेगा, S1, दैट इज स्लैक वेरिएबल, राइट। सेकंड कंस्ट्रेंट में से भी अगेन स्लैक वेरिएबल S2 आएगा। थर्ड कंस्ट्रेंट में देखो S3 जो है वो सरप्लस वेरिएबल है, और मैंने अभी मेरे पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि सरप्लस वेरिएबल कैन नेवर बिकम योर बेसिक वेरिएबल इन टेबल नंबर 1। सरप्लस वेरिएबल है वो कभी भी आपका बेसिक वेरिएबल नहीं बन सकता इन टेबल नंबर 1। फर्स्ट इटरेशन में सरप्लस वेरिएबल आपका बेसिक वेरिएबल नहीं बनेगा, तो कौन बनेगा, ये वाला A3 बनेगा, ठीक है। तो मैंने 3 राउंड दिखा दिए,
दैट इज योर बेसिक वेरिएबल S1, S2 एंड A3, राइट। अब CB क्या है तो उसके कोएफिशिएंट S1, S2, A3 उसके कोएफिशिएंट देखो, S1 का क्या है 0, S2 का भी 0 है और A3 का क्या है देखो ये -m है, ठीक है। तो मैंने -m लिख दिया यहाँ पे, राइट। अब ये CJ क्या है, CJ सारे कोएफिशिएंट लिख दो। तो X1 का है 6, देन 4, 0, 0, ये 0, ये -m, ये ध्यान रखना ये -m है, राइट। तो ये जो मैंने m लिया वो क्या लिया, यहां पे कोएफिशिएंट के जरिए लिया, और ये m की वैल्यू कितनी है तो m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। m की वैल्यू कितनी है तो m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब बहुत ही बड़ी वैल्यू है m की वैल्यू। अगर आपको कोई पूछे कि m की वैल्यू कितनी है तो आप ऐसे बता सकते हो कि अगर आपके पास कोई 1 है तो 1 के सामने m की वैल्यू कितनी है 1 लाख है, राइट। m की वैल्यू कितनी है बहुत बड़ी है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, राइट। मतलब m इज अ वेरी बिग वैल्यू एंड दैट्स व्हाई m की वैल्यू बहुत बड़ी हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है m की। m इज अ बिगर एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज बिग m मेथड, ठीक है। यहां पे ये जो -m है या +m है, ये m जो है m की वैल्यू कितनी है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो ये 0 है, देयर इज समथिंग वैल्यू। तो ये m जो हमने रिप्रेजेंट किया वो m है, वो m की वैल्यू कितनी है, m इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, राइट। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी ले सकते हो आप, एज्यूम कर सकते हो, बट बहुत ही किसी के कंपैरिजन में वो बहुत ही बड़ी है, देयर इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दैट टू वैल्यू, राइट। सो m इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, right, very big value, and that's why this method is known as big M method, right, that's why this method is known as a big M method, okay। so ये हो गया पूरा टेबल। अभी यहाँ पे कंस्ट्रेंट की जो है वो हम रख देते हैं 2, 3, then here 1, 0, 0, then 0, 1, 0, ये देखो मैं यूनिट मैट्रिक्स बना रहा हूं और यही आएगा, ठीक है। आप सीधा आंखें बंद करके यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो यही चीज यहाँ पे है, ठीक है। देन ये जो है वो मैं लिख देता हूं 3 और 2, 3 और 2, देन लास्ट में 1, 1, 1, 1। सो टेबल नंबर 1 रेडी हो गया, ठीक है। नाउ अभी आपको क्या ढूंढना है, अभी आपको ढूंढना है ZJ, और ZJ किस तरह से ढूंढना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -m, तो वो -m हो जाएगा। सो 0 प्लस 0 प्लस -m, सो हियर वी गेट -m, ठीक है। मैं समझाता हूं कि -m ही हमने क्यों लिया, यहां पे प्लस क्यों नहीं लिया, राइट, वो मैं आपको समझाऊंगा यहां पे, ठीक है। ये माइनस क्यों लिया वो मैं समझाऊंगा यहां पे, राइट। नाउ आगे देखो यहां पे भी क्या आएगा, ये भी आएगा -m, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -m और ये हो जाएगा +m, ठीक है। नाउ फाइंड आउट दी CJ माइनस ZJ, ये भी आपको पता है CJ ऊपर है, ये है 6 minus m, so 6 plus m, 4 minus m, that is 4 plus m, 0 minus 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -m minus m, so क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0, then it is 0 minus m, so this is -m, ठीक है। मैथमेटिक्स है, सिंपल सा, आपको आराम से करना है, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करना है, कोई भी साइन प्लस माइनस ना रह जाए, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ। नाउ आपको क्या करना है, आपको आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है, कौन सा है, मैक्सिमाइजेशन का है, राइट। सो मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो की कॉलम सिलेक्ट करनी है आपको। तो की कॉलम कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमाइजेशन का केस हो तो ऑलवेज मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो, और अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो ऑलवेज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो हमारे पास अभी कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का, सो फाइंड सिलेक्ट दी CJ माइनस ZJ मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पॉजिटिव कौन सी है, तो ये 4 तो आएगी नहीं, हमारे पास 2 ही है, तो अभी m है दोनों में प्लस, तो आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि m इज अ वेरी बिग वैल्यू, कोई भी बिग वैल्यू हो सकती है, वो 100 भी हो सकती है, 1 के कंपेयर में 100 बहुत बड़ी है, राइट। देन 100 है तो 100 के कंपेयर में 1000 ले लो, तो यहाँ पे हम m कोई भी ले सकते हैं, यू कैन टेक m इज इक्वल टू 10 जस्ट फॉर द एग्जांपल, m इज इक्वल टू 10 लिया तो देखो ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो 16 एंड 14 ये दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी बड़ी,
बट ऑब्वियसली दिस वन। ये तो ऐसे डायरेक्टली पता चलेगा, लेकिन दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, जो मैं आपको समझा रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। सो वी गॉट दी की कॉलम, ये हमारी की कॉलम हो गई, राइट। सो इट सजेस्ट x1, दैट इज आवर एंटरिंग वेरिएबल, राइट। नाउ फाइंड आउट दी थीटा। थीटा आपको पता है, थीटा कैसे निकालना, ये bi रह गया, bi क्या थे 30, देन 24 एंड देन 3, ठीक है। bi क्या है, सॉरी थीटा क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू bi डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट्स। सो की कॉलम के जो एलिमेंट्स है उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 30/2, 30/2 मतलब 15, देन 24/3 क्या आएगा, 24/3 दैट इज 8, राइट, एंड देन 3/1, सो दैट इज 3, ठीक है। तो अभी हमें की रो सिलेक्ट करनी है, तो की रो के लिए क्या था, थीटा की ऑलवेज, कोई भी आपका केस हो, मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, आपको ऑलवेज थीटा की कौन सी लेनी है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ऑलवेज मिनिमम पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है। ये तीन में मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, देखो 3, राइट। तो 3 हमारा हो जाएगा, ये पूरा हमारा हो जाएगा ये की रो, राइट। सो दिस बिकम माई की कॉलम, दिस बिकम माई की रो, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे करके, की कॉलम है, ये मेरा की रो है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस टेबल, की रो आपको क्या सजेस्ट करेगा, लिविंग वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे लिविंग वेरिएबल, ठीक है, लिविंग वेरिएबल कौन सा हुआ मेरा, A3। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि A3 इज अ इमेजिनरी, ठीक है, देयर इज नो मीनिंग है, वो काल्पनिक वेरिएबल है, और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक m जितना कुछ अल्फाबेट है उसको एज अ कोफिशिएंट यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का केस है तो वहां पे -m लेंगे, और मिनिमाइजेशन का केस हो गया तो +m लेंगे। और माइनस यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि माइनस लेने से क्या होगा, देखो ये पूरा सबसे पहले निकल जाएगा। अगर प्लस लेंगे ये, तो ये प्लस अगर आपने लिया तो ये क्या होगा, ये सबसे पहले निकलेगा नहीं। सो जो जॉर्ज बी डेंजिंग थे, उन्होंने क्या किया, ये सारी ट्रिक्स उन्होंने डेवलप की है, एंड दैट इज नोन एज सिंप्लेक्स मेथड, राइट। सो ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमाइजेशन का केस है तो -m लो, मतलब उल्टा लो, ठीक है। मैक्सिमाइज है तो माइनस, मिनिमाइज है तो प्लस, ठीक है। सो -m हमने लिया था यहाँ पे, जिससे चलते ये क्या हुआ, ये लिविंग हो गया, राइट। नाउ आपको क्या करना है, नया टेबल बनाना है, टेबल नंबर 2। सो टेबल नंबर 2 हम बनाएंगे। मैं अब क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको नीचे खींच रहा हूं, आप टेबल नंबर 2 सेपरेटली बना सकते हो, राइट। आप क्या कर सकते हो, टेबल नंबर 2 सेपरेटली भी बना सकते हो, मैं इसको डायरेक्टली यहां से खींच रहा हूं। सो फ्रेंड्स, टेबल नंबर 2 मेरा रेडी हो गया है, दिस इज माय टेबल नंबर 2, ठीक है। मैंने क्या किया, वही वैल्यूज को नीचे यहाँ पे ड्रैग किया है, मतलब फिर से वो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे क्या, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल कौन से है मेरे, अब देखो ये लीव हो गया, ये x1 है वो एंटर हुआ किसकी जगह, A3 की जगह, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x1, बाकी के वेरिएबल है S1 और S2 में वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई CB, राइट। ये क्या है, CB है, तो CB S1 का क्या आएगा 0, ये 0 x1 का कोफिशिएंट में से लेना है, तो कोफिशिएंट में आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से क्या है 6, सो दिस इज 6, राइट। नाउ हमें क्या करना है, ये नई वैल्यूज ले रखनी है, जैसे कि सिंप्लेक्स मेथड में मैंने आपको समझाया था, तो ये नई वैल्यूज रखनी है, तो क्या करना है, देखो ये जो की रो है, राइट, उस की रो में यहाँ पे जो की एलिमेंट है, जो x1 के नए एलिमेंट लिखने, वहां पे कंपलसरी 1 आना चाहिए। तो देखो 1 तो है ही, मतलब ये पूरी की रो को 1 से डिवाइड करना है, सो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही पूरा आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1, देन हियर इट इज 1, देन इट इज 0, देन इट इज 0, देन इट इज 1, देन इट इज -1 एंड 3, राइट। नाउ बाकी के जो है, ये मेरा क्या था, की एलिमेंट है, ये की एलिमेंट है, तो की एलिमेंट एज पर दी रूल्स, ये जो की एलिमेंट होता है उसके ऊपर के भी दोनों वेरिएबल क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 0 आ रहे हैं, तो कैसे चेक, कैसे ढूंढते हैं ये नए वेरिएबल, तो सबसे पहले S1 का मुझे ढूंढना है, तो आपको इक्वेशन याद होगा, नन AB, फ्रेंड्स नन AB सबको याद होगा, नन AB, नन AB, ठीक है। नन AB है क्या, नहीं पता तो फिर से देख लो। n इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहले न्यू एलिमेंट, तो न्यू एलिमेंट हमें किसके फाइंड आउट करना है, S1 के, सो न्यू एलिमेंट ऑफ S1 इक्वल्स टू ओल्ड एलिमेंट ऑफ S1 माइनस न्यू एलिमेंट ऑफ एंटरिंग वेरिएबल, न्यू एलिमेंट ऑफ एंटरिंग वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय अबव और बिलो एलिमेंट्स। नाउ दिस इज अबव और बिलो, मतलब ये की कॉलम के अबव है, दोनों ऊपर ही है, तो उसका एलिमेंट कौन सा है, S1 के लिए, S1 के लिए है 2, राइट, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, राइट। नाउ ओल्ड एलिमेंट ऑफ S1 देखो ये रहे, लिखो 2, देन 3, 1,
0 0 0 30, राइट। देन माइनस करके न्यू एलिमेंट ऑफ x1, तो ये रहे सब 1 1 0 0, राइट। देन 1 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। सो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप डायरेक्टली लिखो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप डायरेक्टली लिख पाओगे, राइट। सो 2 देन 3, मैं इसका डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं, फिर इसमें से सब्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। सो 2 2 0 0 2 माइनस 2 और 6, राइट। सो अब क्या करूंगा, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट करना है यहां से। तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2 दैट इज प्लस 2 हो जाएगा। सो 2, 30 माइनस 6 दैट इज 24, राइट। सो ये मुझे नए एलिमेंट्स मिल गए किसके, S1 के। सो दैट इज देखो 0 सबसे पहला था, ये लिख दिया मैंने, वो आ गया 0, देन 1 देन 1 देन 0 देन माइनस 2 देन 2 एंड लास्ट में 24, राइट। कुछ इसी तरह से आप S2 के भी निकाल सकते हो। ये न्यू एलिमेंट ऑफ S2, सो ओल्ड एलिमेंट ऑफ S2, राइट, न्यू एंटर और मल्टीप्लाई बाय जो 2 है यहाँ पे, तो इसकी जगह यहाँ पे देखो अबाव और बिलो, मतलब अबाव में देखो यहाँ पे कौन सा है, 3 है, ये कौन सा है 3, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2 की जगह 3, राइट। और ये जो S1 के जो ओल्ड एलिमेंट थे वहां पे लिख दूंगा S2 के 3 देन 2 0 1 0 0 24, राइट। सो इससे मल्टीप्लाई बाय ये मैं 3 कर रहा हूं, क्या आएगा 3 3 0 0 3 माइनस 3 और 9, राइट। नाउ 3 माइनस 3 0 आ गया, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, राइट। 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3, 0 माइनस माइनस 3 दैट इज प्लस 3 एंड 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 क्या आएगा 15। सो दिस इज माय न्यू एलिमेंट। सो मैं लिख रहा हूं, देखो 0 आ गया, माइनस 1, राइट, माइनस 1 देन 0 देन 1 माइनस 3 3 और 15, राइट। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZJ। अभी आपको पता है कि क्या करना है, फाइंड आउट करना है ZJ की वैल्यू देन CJ माइनस ZJ की वैल्यू, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहाँ पे आएगा 6, ये आएगा 6, दिस इज 0 0 6 माइनस 6, राइट। नाउ फाइंड आउट द CJ माइनस ZJ, तो यहाँ पे मैं CJ लिख रहा हूं, CJ वही आएगा 6 4 0 0 0 सॉरी माइनस M एंड 0, राइट। सो 6 माइनस 6 देखो 0 हो गया, 4 माइनस 6 क्या आएगा 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2, राइट। 0 माइनस 0 0, ये भी 0, माइनस M माइनस 6, so माइनस M माइनस 6, 0 माइनस 6 दैट इज प्लस 6, राइट। नाउ फाइंड आउट दी पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कहां पे है, देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो एक ही है हमारे पास 6 अकेला, राइट। सो दिस बिकम्स माय की कॉलम, राइट, एंड दैट इंट्रोड्यूस S3। कौन सा वेरिएबल है S3, हमारा क्या होगा, एंटर होगा टेबल नंबर 3 के अंदर, राइट। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू हमारी आएगी 24 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12, 15 डिवाइडेड बाय 3 राइट दैट इज 5 एंड 3 डिवाइडेड बाय -1 दैट इज -3। तो इन तीन में से मैक्सिमम सॉरी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, कौन सी मिनिमम पॉजिटिव, सो दैट इज 5, राइट। सो 5 इज बिकम अवर क्या आएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा की रो, राइट, एंड इट सजेस्ट S2, S2 इज अवर लिविंग वेरिएबल, क्या आएगा S2 इज अवर लिविंग वेरिएबल, राइट। सो दिस इज लिविंग वेरिएबल, यहां पे हमें क्या मिला S3, S3 इज एंटरिंग वेरिएबल, क्या आएगा S3 इज अवर एंटरिंग वेरिएबल, राइट। सो ये मैं टेबल यहां से अब क्या करूंगा, टेबल नंबर 3 में जंप करेंगे, ये टेबल यहां से मैं मिटा रहा हूं। सो फ्रेंड्स टेबल नंबर 3 यहां पे हम रेडी हो गए हैं। अभी हम देख सकते हो, देखो S2 इज अवर लिविंग वेरिएबल, S3 इज अवर एंटरिंग वेरिएबल, राइट। सो नए टेबल में हम S2 की जगह क्या करेंगे, S3 को इन करेंगे और बाकी के वेरिएबल है S1 और X1 वो वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार X1 के बाद X2 ही एंटर होगा, राइट। कई बार क्या होता है X1 के बाद आपको S3 भी एंटर होगा और कई बार आपको X2 वो एंटर होगा ही नहीं, X2 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है।
देखते हैं इस वाले एग्जांपल में x2 का आंसर क्या आता है, राइट। सो अब S3 है, S3 इज योर एंटरिंग वेरिएबल। S3 क्या हुआ, टेबल नंबर 3 में एंटर हुआ, तो उसके नए एलिमेंट सबसे पहले CB लिख देते हैं, ये 0 है, देन दिस इज 0 एंड दिस वन इज दिस इज 6, राइट। नाउ उसके नए एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं, तो नए एलिमेंट्स के लिए क्या आएगा, ओल्ड एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय की एलिमेंट्स, राइट। तो की एलिमेंट कितना है, 3 है, तो ओल्ड एलिमेंट्स जो है S यहाँ पे, ठीक है, उसके डिवाइडेड बाय क्या करना है, 3 करना है। तो देखो 0 है, 0 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0, -1 है तो -1/3 आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1/3, देन -3 है तो वो हो जाएगा 1 एंड 3 है तो 3 की जगह हो जाएगा 1, और ये 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 5, राइट। सो दिस इज माय न्यू एलिमेंट ऑफ S3, मैंने डायरेक्टली लिख दिए। अब आपको S1 और X1 के ढूंढने हैं, तो अगेन नन AB, आपको पता ही है, अगेन आपको क्या करना है, नन AB, ठीक है। तो नन AB यूज करके आप फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ S1 और X1। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स है, नए एलिमेंट्स, वो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं। आपको क्या करना है, नन AB का यूज करके उसको फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, टेबल नंबर 3 में S1 और X2 की वैल्यूज यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करके रख दिए। आपको नन AB का यूज करके, ठीक है, नन AB उस इक्वेशन का यूज करके नए एलिमेंट्स आपको S1 के और X1 के ढूंढ के रख देने हैं। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZJ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, राइट, हियर इट इज 0 एंड हियर इट इज 2, 0 एंड 0, राइट। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ। CJ 6 - 6 0, 4 - 4 0, 0 - 0 0, 0 - 2 -2, -m 0, that is -m, और 0 - 0 0, right. So here we have table number 3 completed. Now find out the value of CJ minus ZJ which is maximum positive. की कॉलम ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नेगेटिव है, 0 है, मतलब CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यूज क्या हो गई है, 0 हो गई है या फिर नेगेटिव हो गई है। वी कैन नॉट फाइंड आउट दी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। सो हियर योर एग्जांपल इज स्टॉप। आपको यहाँ पे क्या कर देना है, एंड कर देना है, राइट, एंड आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो बेसिक वेरिएबल में जो है आपके डिसीजन वेरिएबल, दैट इज योर आंसर। सो डिसीजन वेरिएबल हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही है, X1 ही है, एक लौता X1 ही हमारे बेसिक वेरिएबल में प्रेजेंट है, और उसकी BI की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है, 8, राइट। सो योर आंसर इज X1 इज इक्वल टू 8, और X2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सो X2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी, आंसर ऑफ दिस एग्जांपल इज X1 इज इक्वल टू 8, X2 इज इक्वल टू 0 एंड Z इज इक्वल टू, तो Z में ये X1 और X2 की वैल्यू रख दो, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, राइट। तो X1 इज इक्वल टू 8 रखेंगे तो 48 आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, 48, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ बिग M मेथड। X1 इज इक्वल टू 8, X2 इज इक्वल टू 0, Z इज इक्वल टू 48, राइट। आई होप कि आपको ये एग्जांपल में समझ आ गई होगी किस तरह से इसमें काम करते हैं, M का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरह से नन AB का यूज करते हैं, राइट। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी इसके अंदर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। आपके जितने भी क्वेरीज होगी वो मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरी चैनल को फ्रेंड्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलेगा, और मैं और इसके अंदर जो है जो जिसे कहते हैं मतलब डेवलपमेंट लाना है, ठीक, और नंबर ऑफ एग्जाम्पल है वो भी मैं आपसे ज्यादा हम डिस्कस करेंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा।